नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों, जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज इसका हमारा पार्ट नंबर 15 है, 15 है। ये जो सभी क्वेश्चंस हैं एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो अति महत्वपूर्ण है। अभी एफसीआई के एग्जाम है, अगर आपने एफसीआई का फॉर्म भरा हुआ है या फिर यूपी का फॉर्म भरा हुआ है, चाहे आईपीएस एफओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इन क्वेश्चन को पूरा देखें। यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करते हैं बहुत अच्छे से। और ये जो सभी क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर जो एमसीक्यू है यहाँ पे भी प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ पर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। तो इस टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अपना क्या है पहला क्वेश्चन, कल्टिवेटेड व्हीट जो होता है, कल्टिवेटेड ब्रेड व्हीट क्या है। ठीक है, तो देखो कल्टिवेटेड ब्रेड व्हीट हम सभी जानते हैं कौन सा है, ट्रिटिकम एस्टिवम है। कल्टिवेटेड कौन सा है, ट्रिटिकम एस्टिवम है ना, ट्रिटिकम एस्टिवम है। अब ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम है दोस्तों, ट्रिटिकम एस्टिवम ये क्या है, क्या डिप्लॉइड है, क्या टेट्राप्लॉइड है, क्या हेक्साप्लॉइड है, क्या मोनोप्लॉइड। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ये हेक्साप्लॉइड है। याद रखना क्या है, हेक्साप्लॉइड है। अब ये जो हेक्साप्लॉइड है कौन सा है, हेक्साप्लॉइड है, याद रखना एलो हेक्साप्लॉइड। क्या है, एलो हेक्साप्लॉइड। आपसे पूछा जा सकता है ये कौन सा है, तो आंसर ये एलो हेक्साप्लॉइड होता है। ठीक है ना, ये होता है 2n बराबर 6x बराबर 42। याद रखना कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 42 होते हैं। एलो हेक्साप्लॉइड्स होता है। क्या इसके अलावा और कोई हेक्साप्लॉइड व्हीट होता है, देखो ट्रिटिकम एस्टिवम के अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, हेक्साप्लॉइड होता है। और ट्रिटिकम वलियर जो होता है ये भी क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। ये टोटल 3 व्हीट जो होते हैं ये क्या होते हैं, हेक्साप्लॉइड। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम वलियर। क्या कोई टेट्राप्लॉइड होता है, तो यस, व्हीट जो होते हैं 2, एक होता है हमारा ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम जो होता है ये भी क्या है, टेट्राप्लॉइड है। और ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम जो होता है ये भी क्या होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। इनका जो गुणसूत्र नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2n बराबर 28 होता है। ट्रिटिकम ड्यूरम को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, मैकरोनी। ठीक है, और ट्रिटिकम डाइकोकम को क्या कहते हैं, एमर व्हीट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एमर व्हीट कहते हैं। क्लियर। क्या कोई मोनोप्लॉइड होता है, तो मोनोप्लॉइड तो होता नहीं, क्या होता है, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड व्हीट कौन सा है, ट्रिटिकम मोनोकोकम। ट्रिटिकम मोनोकोकम जो होता है दोस्तों, कोकम, वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ये 2n बराबर कितना होता है, 14। तो व्हीट के अंदर है ना आपको डिप्लॉइड व्हीट मिलेगा, टेट्राप्लॉइड व्हीट मिलेगा और हेक्साप्लॉइड व्हीट मिलेगा। जितने पॉसिबल मैं आपको यहाँ पर सभी के एक्सप्लेनेशन भी कर दिया कि कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ द लेट सोइंग व्हीट। जो व्हीट होता है उसकी सीड रेट बताना, लेकिन किसकी बताना हमको, लेट सोइंग। अगर हम लेट सोइंग करते हैं, मतलब हम नवंबर के आखिरी में चल के दिसंबर के शुरुआती महीने में अगर हम क्या करते हैं, व्हीट की सोइंग करते हैं, तो सीड रेट कितनी होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 125 से लेके 150। ठीक है, अगर आप देखो 150 से 200 ये बहुत ज़्यादा है, 80 से लेके 100 नॉर्मल है, ये बहुत कम है। तो नॉर्मल की तो आपको पता है कि जब हम नॉर्मल जो सोइंग करते हैं राइट टाइम पर, तब तो 100 kg होती है। अगर हम लेट करते हैं तो 125 है ना, कितनी होती है, 125। अगर यहाँ पर देखोगे आप 125 से 150, तो यही क्या है, तो आंसर है क्या है, सीड रेट है। करेक्ट आंसर तो यही है, 125 से लेके 150। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड के फ्रूट को दोस्तों क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्रूसीफरस फैमिली के अंदर आते हैं। क्रूसीफरस फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं सभी का जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है, सिलिकुआ। सबका जो फ्रूट टाइप होता है वो सिलिकुआ होता है। क्रूसीफेरी फैमिली का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जितने भी फ्रूट्स उसके अंदर आते हैं, जितने भी जो प्लांट आते हैं, सबका फ्रूट टाइप क्या होता है, सिलिकुआ होता है। इस प्रकार का होता है सिलिकुआ। ये मस्टर्ड की देखो आप, तो ये देखो मस्टर्ड का एक जो है ना, इसको हम कार्पल, ये वाल्व कार्पल, इसके अंदर आपको सीड मिलेंगे, सेप्टम है ना। यहाँ पर आपको बियरिंग सीड्स है, आपको देख रहे होंगे ये सीड्स है, तो ये सीड्स है, इसको बोलते हैं हम सिलिकुआ। क्या है, ये सिलिकुआ फ्रूट्स है। ये किसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्रूसीफेरी फैमिली या ब्रेसिकेसी फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लूज स्मेट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। गेहूं का जो लूज स्मेट ऑफ व्हीट है ये किसके द्वारा होती है दोस्तों, ये जो होती है किसके द्वारा, फंगस के द्वारा। अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई, किससे होती है, अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई, अस्टिलागो, ठीक है,
न्यूडा है ना, न्यूडा ट्रिटिसाई इस फंगस के द्वारा होती है। ठीक है, ये एक फंगस है। एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जो लूज स्पॉट ऑफ व्हीट है क्या इंटरनली सीड बोर्न है, क्या एक्सटर्नल सीड बोर्न है? तो याद रखना ये क्या इंटरनली सीड बोर्न है। क्या है? इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है ना, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, याद रखना। इसको कंट्रोल करने के लिए लूज स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए हम दो ट्रीटमेंट करते हैं, एक तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट और एक तो किया जाता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट और एक करते हैं सोलर हीट ट्रीटमेंट। क्या करते हैं? सोलर हीट ट्रीटमेंट। आपको ये याद रखना है, दोनों ये करते हैं। और केमिकल आपसे पूछा जाए कि केमिकल कौन सा फंजीसाइड, तो आंसर याद रखना वीटावैक्स। किसका यूज करते हैं हम? वीटावैक्स का यूज करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए वीटावैक्स का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा जेंथोमोनास ओराइजी। दोस्तों इसके द्वारा जेंथोमोनास ओराइजी जो है, इससे कौन सी डिजीज होती है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है ना, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस की डिजीज होती है इससे, जेंथोमोनास ओराइजी। अब यहाँ पर लिखा पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई। पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई से क्या होती है? रस्ट डिजीज है ना, ब्लैक या स्टेम रस्ट। कौन सी डिजीज होती है? ब्लैक या स्टेम रस्ट होती है यहाँ से। ठीक है, ब्लैक रस्ट। पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई है तो ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। यहाँ पर लिखा पक्सीनिया रिगोंडेटा, इससे होती है ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट। कौन सी? ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट होती है, ब्राउन रस्ट होती है और लीफ रस्ट होती है। वीट की इंपॉर्टेंट डिजीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, द कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ राइस। राइस की कौन कौन सी कल्टिवेटेड स्पीसीज है? तो सटाइवा ग्लेमेरिमा, सटाइवा जैपोनिका, जैपोनिका जैवोनिका और सटाइवा इंडिका। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सटाइवा और जैवोनिका। राइस की 24 स्पीसीज है। 24 टोटल राइस की कितनी स्पीसीज है? तो राइस की स्पीसीज भाई 24 स्पीसीज है ना, उसमें से दो क्या होती है? कल्टीवेटेड। ठीक है, उसमें से 2 स्पीसीज क्या होती हैं? कल्टीवेटेड। एक होती है ओराइजा सटाइवा और एक होती है ओराइजा ग्लेवेरिमा। ठीक है ना, फर्स्ट कौन सी है? ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ओराइजा सटाइवा होती है एक कल्टीवेटेड स्पीसीज और दूसरी कौन सी होती है? ओराइजा ग्लेवेरिमा। ठीक है, ओराइजा ग्लेवेरिमा ये दोनों होती है ना। ये जो ओराइजा ग्लेवेरिमा है ये लगाई जाती है अफ्रीका में। कहाँ लगाई जाती है? एक प्रकार का वाइल्ड राइस है, ये भी अफ्रीका में लगाया जाता है। अब ये ओराइजा सटाइवा है, इसकी 3 सब स्पीसीज कह सकते हो आप। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक होता है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा इंडिका। ठीक है, ओराइजा सटाइवा इंडिका ये इंडिया में लगाते हैं। ओराइजा सटाइवा जैपोनिका ये जापान में लगाते हैं। ओराइजा सटाइवा जैवोनिका, ओराइजा सटाइवा जैवोनिका ये कहाँ लगाते हैं? इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लिपिंग ऑफ द लीफ टिप्स। क्लिपिंग ऑफ लीफ टिप ऑफ राइस इज इफेक्टिव अगेंस्ट। यहाँ पर ये पेस्ट के नाम लिखे, ब्राउन प्लांट हॉपर, राइस स्पा, स्टेम बोरर, स्वार्मिंग कैटरपिलर। तो किस पेस्ट के कंट्रोल करने के लिए हमको जो लीव्स होती है उनको कट करना पड़ता है? तो दोस्तों किस में करते हैं? राइस स्टेम बोरर जो होता है, राइस स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए क्लिपिंग ऑफ लीव्स की जाती है। क्या करते हैं कि राइस की जो लीव्स है ना, ये पतली पतली लीव्स जो होती है, तो यहाँ पर क्या होते हैं? एक्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर पत्तियों को कट कर देते हैं, क्लिपिंग। अब जो राइस स्टेम बोरर होता है, ठीक है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर तो राइस स्टेम बोरर है। तो राइस स्टेम बोरर जिसको हम येलो स्टेम बोरर भी कहते हैं, येलो स्टेम बोरर, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो स्क्राइबोफेगा इंसर्टुलस। ठीक है ना, स्क्राइबोफेगा इंसर्टुलस। ठीक है, इंसर्टुलस ये इसका साइंटिफिक नाम होता है, इंसर्टुलस। ये आता है लेपिडोप्टेरा में। किस में आता है? लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, पायरेलिडी फैमिली होती है इसकी। ये याद रखना राइस का क्या? मोनोफेगस पेस्ट है। याद रखना राइस का क्या? ये मोनोफेगस या एब्सोल्यूट पेस्ट है। मोनोफेगस का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइस में ही क्या करता है? इन्फेस्टेशन करता है। ठीक है, एब्सोल्यूट पेस्ट भी उसको हम कहते हैं। राइस का एब्सोल्यूट पेस्ट है या फिर मोनोफेगस, ये सिर्फ और राइस को अफेक्ट करता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, इसके जो लक्षण होते हैं, याद रखना इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है डेड हार्ट फॉर्मेशन। क्या होता है? याद रखना आप, डेड हार्ट फॉर्मेशन इसके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है ब्राउन प्लांट हॉपर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नीला पर्वता लोगेंस। क्या होता है? नीला पर्वता लोगेंस, नीला पर्वता लोगेंस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नाम होता है। इसके बाद राइस हिस्पा का जो साइंटिफिक नाम होता है डिक्लोडिस्पा। ठीक है, डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा, डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है ना,
ये मैनेजमेंट लगा है कि हम राइस येलो स्टेम बोरर को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो राइस येलो स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप स्टेबल्स, जो भी डंटल्स होते हैं क्रॉप के, जो भी हमारे स्टेबल्स हैं डंटल, उनको सबको क्या करना, रिमूव करना। और यहाँ पर लिखा देखो, सिंस एक्स स्टेम बोरर आर लेड ऑन द नियर ऑफ टिप, एक्स कहां पर देता है, पत्तियों के किनारों पर देता है। हेंस क्लिपिंग एंड बर्निंग ऑफ टिप्स, ये लगा क्लिपिंग एंड बर्निंग ऑफ टिप्स ऑफ द सीडलिंग एज द रूटीन बिफोर द ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग से पहले हमको ये करना पड़ेगी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, केमिकल कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं या कार्बाफ्यूरॉन का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फायर क्यूरिंग इज द फॉलोइंग इन विच टाइप ऑफ द टोबैको, कि हम फायर क्यूरिंग, तो हम पहले ही समझते हैं क्यूरिंग क्या होता है। तो क्यूरिंग का मतलब होता है मॉइस्चर को रिमूव करना, ठीक है। जो हार्वेस्टिंग के बाद, टोबैको में हार्वेस्टिंग को बोलते हैं हम प्राइमिंग, ठीक है। टोबैको में हार्वेस्टिंग को क्या बोला जाता है, प्राइमिंग बोला जाता है ना। हार्वेस्टिंग को क्या बोलते हैं, प्राइमिंग। अब इस प्राइमिंग के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं कि जो लीव्स होती हैं, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग के बाद जो लीव्स होती है उनसे मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, तो ठीक है। क्यूरिंग मतलब होता है ड्राइंग प्रोसेस, एक प्रकार का क्या होना, ड्राइंग प्रोसेस, मतलब मॉइस्चर को रिमूव करना। जो नमी होती है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर को क्या करना, रिमूव करना। अब मॉइस्चर को रिमूव करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे फायर क्यूरिंग होता है, पिट क्यूरिंग होता है, ग्राउंड क्यूरिंग होता है, रैक क्यूरिंग होता है, डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। तो जो फायर क्यूरिंग होता है किस टोबैको के लिए करते हैं, क्या हम चैबेक टाइप टोबैको के लिए करते हैं, क्या बीडी टोबैको के लिए करते हैं, हुक्का, तो आंसर करेक्ट ऑल ऑफ दी, सभी के लिए करते हैं। हम जो बीडी बनाते हैं, चैविंग, जैसे जोवा केसरी, बिमल, ठीक है ना, राजश्री, उन सब में जो टोबैको होता है, इसके अलावा हुक्का जो होता है, ठीक है ना, उन सभी में जो तंबाकू इस्तेमाल होता है, टोबैको यूज होता है, उनके सब में जो क्यूरिंग है ना, क्यूरिंग प्रोसेस की जाती है, वो किससे करते हैं, फायर से। आप देख सकते हैं डायग्राम कि यहाँ पर हार्वेस्टिंग के बाद लीव्स को इस तरह टांग दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद नीचे आग लगा दी जाती है, इससे इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू क्रॉप इज यूज्ड फॉर द क्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि अगर आपका पेट खराब हो गया, कब्ज, एक प्रकार से क्या होना, कब्ज होना, ठीक है ना, तो कब्ज को ठीक करने के लिए किस मेडिसिनल प्लांट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या मेंथा, ठीक है, ईसबगोल, सफेद मूसली और स्टीविया। तो इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों ईसबगोल का इस्तेमाल किया जाता है। ईसबगोल एक मेडिसिनल प्लांट है। मेंथा जो होता है, मेंथा मतलब मिंट, एक प्रकार का एरोमेटिक प्लांट है। ये क्या है, याद रखना, एरोमेटिक प्लांट है ना, ये तो एरोमेटिक है। सफेद मूसली, हाँ, सफेद मूसली एक मेडिसिनल प्लांट होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टीविया, ये भी एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट होता है। अब देखो आईपीएस एग्जाम में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी पूछा था, है ना, यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं कि जो भी मेडिसिनल प्लांट है उसका कौन सा प्लांट पार्ट यूज किया जाता है या उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो देखो अपन पढ़ते हैं आगे। तो ये ईसबगोल है, आपको याद रखना है ईसबगोल में क्या क्या यूज करते हैं। ईसबगोल का सीड भी यूज होता है और उसका हस्क भी यूज होता है ना, ईसबगोल का सीड और हस्क दोनों यूज किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए आप ईसबगोल, ईसबगोल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेंटागो, ठीक है, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है पेंटागो ओवाटा, ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, पेंटो, ठीक है, पेंटोजेनेसी, उसकी जो फैमिली है वो पेंटोजेनेसी होती है। कौन सा प्लांट पार्ट यूज किया जाता है, तो ईसबगोल का हस्क एंड सीड यूज किया जाता है, ईसबगोल का हस्क एंड सीड यूज किया जाता है। और इसके अंदर कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ईसबगोल के अंदर कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। कौन सा, म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारा यहाँ पर है सफेद मूसली, सफेद मूसली का नाम होता है क्लोरोफाइटम, ठीक है, क्लोरोफाइटम ब्रेविलियनम। किस फैमिली में आती है, लिलिएसी फैमिली में, ठीक है। रूट्स, इसका सफेद मूसली की कौन सा प्लांट पार्ट यूज करते हैं, रूट्स। और इसके अंदर कौन सा केमिकल कंपोनेंट होता है, तो आंसर है सैपोनिन प्रेजेंट होता है। इसके बाद मिंट, ठीक है, मेंथा, ठीक है, मेंथा अर्वेंसिस किस फैमिली में आता है, लेविएटी फैमिली में। किस में आता है, लेविएटी में। कौन सा प्लांट पार्ट यूज करते हैं, तो लीव्स यूज करते हैं। और इसके अंदर कौन सा केमिकल सब्सटेंस होता है, मेंथोल यूज होता है, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओपास 120 इज द पॉपुलर वेराइटी। ओपास 120 किसकी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है, तो ओपास 120 किसकी एक वेराइटी है, तो आंसर पिजन पी के ना, पिजन पी की एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है, अर्ली वेराइटी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोरोन डिफिशियंसी अगर
प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, तो बोरोन की डेफिशिएंसी आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो क्या न्यू ओल्ड लीव्स पर, क्या न्यू लीव्स पर, ओल्ड लीव पर, और टर्मिनल बड। तो दोस्तों याद रखना, बोरोन की कमी के जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले आपको कहाँ देखेंगे, तो आंसर है टर्मिनल बड्स पर, है ना। बोरोन और कैल्शियम, बोरोन और कैल्शियम के आपको सिम्टम्स कहाँ नजर आएंगे, टर्मिनल बड्स पर। ओल्ड लीव पर डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, एन, पी, के, मैग्नीशियम और एमओ, इन चारों के सिम्टम्स आपको कहाँ नजर आएंगे, इन चारों के सिम्टम्स आपको नजर आएंगे ओल्ड लीव्स पर। न्यू लीव्स पर आपको किसके नजर आएंगे, तो आयरन के, ठीक है, सल्फर के, जिंक के, कॉपर, सॉरी जिंक नहीं है ना, Mn के और कॉपर के, इसके नजर आएंगे आपको यहाँ पर। और न्यू और ओल्ड, इन दोनों लीव्स पर, नई और पुरानी दोनों लीव्स पर जो डिफिशियंसी के सिम्टम्स है वो जिंक के कारण। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाता है। तो न्यू और ओल्ड लीव पर जिंक की कमी के लक्षण आते हैं, ठीक है। न्यू लीव्स पर आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर के आते हैं, ठीक है। ओल्ड लीव पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम आते हैं। और टर्मिनल बड पर बोरोन और कैल्शियम के लक्षण आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है वाटर यूज एफिशिएंसी हाईएस्ट अंडर विच ऑफ द इरिगेशन, ठीक है। किस इरिगेशन मेथड में वाटर यूज एफिशिएंसी जो है सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, इसकी जो इरिगेशन एफिशिएंसी होती है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 90 से लेके 95% होती है। और स्प्रिंकलर में कितनी होती है, 80 से लेके, तो आंसर है 85% होती है। क्लियर है। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से हुआ है, इजराइल से, है ना। कहाँ से, इजराइल से इसका डेवलपमेंट हुआ है। सिमचा ब्लास, याद रखना, ठीक है, सिमचा ब्लास नाम के एक वैज्ञानिक है, ठीक है, उनके द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया 1940 के अंदर, इजराइल के अंदर इस टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन का एक प्रकार का माइक्रो इरिगेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द एवरेज रेनफॉल ऑफ द कंट्री, ठीक है। एवरेज रेनफॉल क्या, हमारे देश का जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना होता है, ठीक है। एवरेज बारिश कितनी होती है, तो आंसर है 1194 mm, ठीक है। कितना होता है, 1194 mm होता है, ठीक है। जब हमारे अभी ये मानसून सीजन चालू हो गया, 1 जून को क्या होता है, 1 जून को मानसून केरल के तट से टकराता है, मालाबार तट से। सबसे पहले आप देखना जो इस तरह से इंडिया का जो नक्शा है अपना, ना, इंडिया का जो नक्शा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो 1 जून को अपना जो मानसून है केरल के मालाबार तट से यहाँ पर आके टकराएगा, ठीक है। अब यार अपना जो मानसून होता है वो 2 प्रकार, मानसून जो है वो 2 शाखाओं से आता है। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। देश के अंदर जो बारिश होती है वो 2 मानसून से होती है हमारे देश के अंदर। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून होता है। और दूसरा हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। अब देखो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है ना, हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है 75% से ज़्यादा, ठीक है। हमारे देश में जो 75% से ज़्यादा जो बारिश होती है वो किससे होती है, तो आंसर है 75% से ज़्यादा जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, किससे होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होती है। अब साउथ वेस्ट मानसून की 2 शाखाएं होती हैं। एक होता है अरब सागर, कौन सा होता है, अरेबियन सी, ठीक है। कौन सा होता है, अरेबियन सी होता है। दूसरा क्या होता है, बंगाल, है ना, वे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, है ना। ये 2 उसकी शाखाएं होती हैं, किसकी, साउथ वेस्ट मानसून की 2 शाखाएं होती है। एक होती है अरब सागर और दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी। अब जो अरब सागर वाला होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बारिश, टोटल जो 75% है साउथ वेस्ट मानसून का 80% बारिश, साउथ वेस्ट मानसून की जो 80% बारिश होती है ये किससे होती है, अरेबियन शाखा की जो ब्रांच होती है ना, अरेबियन सी ब्रांच से होती है। कितनी, 80%। साउथ वेस्ट मानसून की जो बारिश होती है लगभग 770 mm जो बारिश होती है वो किससे होती है, अरेबियन सी से होती है। और इसके बाद वे ऑफ जो बंगाल होता है इससे जो बारिश होती है इधर की रीजन के अंदर, है ना, यहाँ तक, इससे देखो दिल्ली तक, इधर पंजाब तक बारिश तो इधर से जाएगी पूरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये पूरी बारिश तो अरेबियन सी से आएगी। ये जो बचा हुआ राज्य इधर का त्रिपुरा, ये सारे रीजन तो किससे जाएगा, वे ऑफ बंगाल से, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, है ना, ये सारे राज्य। तो यहाँ से जो बारिश होती है लगभग 20%, कितनी होती है, साउथ वेस्ट मानसून की 20% होती है। और आपको याद है लगभग 340 mm, ठीक है। तो लगभग हमारे देश के अंदर 75% से ज़्यादा जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसको हम विंटर मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, विंटर मानसून, याद रखना। इससे जो बारिश होती है वो सिर्फ कितना होती है, 15%। और भारत के सिर्फ कुछ ही गिने चुने राज्यों में इससे बारिश होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश किस मानसून से होती है, तो तमिलनाडु में जो बारिश होती है दोस्तों याद रखना इसी से होती है ना, इस मानसून से जो बारिश होती है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, फिर कुछ कर्नाटका और कुछ आंध्र प्रदेश, है ना,
कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी, है ना। मानसून एक अरेबिक शब्द है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानसून जो है किस प्रकार का एक शब्द है, तो आंसर अरबी भाषा का है ना, क्या है, अरेबिक वर्ड है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बॉटनिकल नेम ऑफ द अल्फाल्फा। ठीक है, ये एक फोडर क्रॉप है जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, लुसरीन भी कहते हैं, ठीक है ना। एक फोडर क्रॉप है जिसका साइंटिफिक नाम होता है दोस्तों मेडिकागो सटाइवा। क्या होता है इसका साइंटिफिक नाम, मेडिकागो सटाइवा होता है। इसके जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 32 होता है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 32 होता है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है, ठीक है, ओरिजिन प्लेस इंडिया है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है इसका, इंडिया, है ना, क्या है, इंडिया है। और इसकी जो फैमिली होती है वो लेग्यूमिनेसी है। इसकी जो फैमिली है वो क्या है, लेग्यूमिनेसी। याद रखना, इसकी जो फैमिली है वो क्या है, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंडरियम। ये क्या है, बरसीम। ठीक है, याद रखना, बरसीम का साइंटिफिक नाम है। और बरसीम का 2n बराबर होता है 16। और इसकी जो फैमिली होती है वो भी लेग्यूमिनेसी होती है ना, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, और बरसीम कहाँ से आया, बरसीम का जो ओरिजिन प्लेस होता है वो क्या होता है, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट है, इसका जो ओरिजिन प्लेस क्या होता है, इजिप्ट है। क्लियर है। अब ये दोनों जो होते हैं ना, स्टाइलोसेंथोस अमाटा, ठीक है, स्टाइलोसेंथस एक प्रकार का ये भी फोडर क्रॉप होती है। ठीक है, और इसका ल्यूकोसिनिया, ठीक है, ल्यूकोसिफेला एक प्रकार का ये टैमरिंड है। इमली एक प्रकार का ना टैमरिंड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड कॉटन इज कॉल्ड। हम जो सीड कॉटन से फाइबर को रिमूव करते हैं, लिंट को रिमूव करते हैं, उस कितना प्रतिशत होता है, ठीक है, या उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, गिनिंग या जीनिंग। ठीक है, आपको प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं पर जीनिंग लगा होता है, कहीं पर गिनिंग लगा होता है। तो जीनिंग जो होता है, तो जीनिंग इसको क्या बोलते हैं, जीनिंग, फाइबर को रिमूव करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन क्या कहलाता है, तो आंसर है जीनिंग कहलाता है। कितना होता है इसका जो परसेंटेज होता है वो 30 से लेके 35% होता है। कितना परसेंट, 30 से लेके 35% होता है। अब इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जिनिंग परसेंट बराबर क्या होता है, वेट ऑफ लिंट। ठीक है, लिंट मतलब कॉटन फाइबर, और वेट ऑफ सीड कॉटन, वेट ऑफ सीड कॉटन, क्लियर है, इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। पहले हम ये समझते हैं कि सीड कॉटन, कॉटन में अंतर क्या होता है। कॉटन सीड, देखो सीड कॉटन का मतलब होता है, सीड कॉटन है ना, इसका मतलब होता है सीड प्लस फाइबर। सीड प्लस फाइबर मतलब सीड के साथ क्या अटैच है, फाइबर। अगर कॉटन सीड लगा है, अगर क्या लगा है, कॉटन सीड लगा है, इसका मतलब फाइबर रिमूव कर दिया, ओनली सीड। ठीक है, ओनली सिर्फ सीड अकेला लगा है तो वो कॉटन सीड है। अगर सीड कॉटन लगा है तो सीड के साथ क्या अटैच है, फाइबर अटैच है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट इज द हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रेपसीड इन द कंट्री। ठीक है, रेपसीड का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपको पता भी है आंसर, कहाँ पर होता है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, अगर आप रिसेंट जो डाटा देखोगे तो 9.18 मिलियन टन है ना देश के अंदर अभी। ठीक है, करंटली कितना रेपसीड एंड मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन हुआ वो 9.18 मिलियन टन क्या हुआ, मस्टर्ड और रेपसीड का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, पिछले साल का। उसमें से राजस्थान का जो शेयर था वो था 4.08 मिलियन टन, राजस्थान के अंदर इतना हुआ था ना। तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, ये करंट डाटा है ना, 2019 का डाटा है, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सैफफ्लावर ऑयल इज प्रेफर्ड, इट कंटेन फॉलोइंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। देखो सैफफ्लावर का जो ऑयल होता है ये भी हार्ट पेशेंट के लिए प्रेफर किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, अनसेचुरेटेड। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा होता है, लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड सबसे ज्यादा होता है, कितना, 78.50% होता है। कितना होता है, 78 और यही सनफ्लावर के अंदर है ना, सनफ्लावर के अंदर कितना होता है, सनफ्लावर के अंदर 68% है ना, यही कितना होता है, 68% होता है सनफ्लावर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सोइल फर्टिलिटी इज डिक्लाइन ड्यू टू। सोइल की जो फर्टिलिटी होती है वो किसके कारण डिक्लाइन होती है, ओवर इरिगेशन, इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पुअर ड्रेनेज और कंटिन्यूस क्रॉपिंग। दोस्तों यहाँ पर चारों आंसर सही है। अब लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हमको यहाँ पर ज़्यादा सही आंसर बताने कि ज़्यादा करेक्ट आंसर क्या है, तो यहाँ पर सबसे मोर करेक्ट आंसर जो है इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। देखो
ये सबसे सही आंसर है कि आप इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करोगे, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइजर देना, इम्बैलेंस यूज, है ना, प्रॉपर रेशो में ना देना, इससे हमारी फर्टिलिटी बहुत जल्दी कम होती है सोइल की। लेकिन अगर आप ओवर इरीगेशन करोगे, इससे लीचिंग प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लीचिंग ये वाली प्रोसेस हो सकती है, तब भी फर्टिलिटी कम हो सकती है, ठीक है। पुअर ड्रेनेज, अगर खेत के अंदर पानी वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है तब भी ये डैमेज हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन, लीचिंग सारी प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। कंटिन्यूस क्रॉपिंग इससे भी कम होती है। लेकिन हमको सबसे करेक्ट आंसर बताना है, तो सबसे करेक्ट आंसर क्या है, इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हे फीवर एंड अस्थमा, ठीक है, एक बीमारी होती है हे फीवर और अस्थमा, ठीक है। हे फीवर एंड अस्थमा आर कोज्ड ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग वीड, किस खरपतवार के कारण हे फीवर और अस्थमा नाम की बीमारी होती है। दोस्तों क्या होता है, जो पार्थिनियम हिस्टोपोरस होता है, गाजर घास, क्या होती है, कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास, है ना, कांग्रेस या फिर कैरेट ग्रास जो होती है, गाजर घास, इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके अगर किसी व्यक्ति के, है ना, नाक के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं तो क्या करते हैं, अस्थमा कोज करते हैं या ये हे फीवर करते हैं। याद रखना, क्या करते हैं, अस्थमा या हे फीवर करते हैं। क्लियर है। ये जो एम्ब्रोसिया है ना, इतना याद है, ये पिस्टिया जो है ये वाटर लेट्यूस होता है, क्या होता है, वाटर लेट्यूस, ठीक है, वाटर लेट्यूस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ग्रोइंग द ट्री विद द पास्चर, मतलब घास के साथ पेड़ होगा ना। आपको दिख रहा होगा कि हम घास की भी खेती करते हैं, साथ में पेड़ भी लगाते हैं, ठीक है। मतलब क्या करना है हमको, पेड़ लगाने के साथ साथ घास लगाने, एक सिस्टम को, ये फॉरेस्ट्री का एक मेथड है ना, ठीक है। अब ये फॉरेस्ट्री के इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम, क्या इसको एग्री सिल्वीकल्चर कहते हैं, क्या इसको एग्री पोस्टल सिस्टम या सिल्वी पोस्टल, तो इसको बोलते हैं सिल्वी। देखो सिल्वीकल्चर मतलब पेड़ लगाना, पेड़ लगाने को मतलब क्या बोलेंगे हम, सिल्वी, ठीक है। और पास्चर लगाने को पेस्टोरल सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम। एग्री सिल्वी का मतलब क्या होगा, देखो अगर आपसे पूछा है एग्री सिल्वी का मतलब, इसका मतलब होता है ट्री प्लस क्रॉप, ठीक है, या फिर क्रॉप प्लस ट्री, है ना, एग्री आगे लिखा है क्रॉप प्लस ट्री, ठीक है, पेड़ों के साथ क्रॉप लगाना। एग्री पास्टल मतलब क्रॉप प्लस ग्रास, ठीक है, क्रॉप प्लस ग्रास लगाना, घास लगाना, ये आपको मैंने बताया। एग्री होटी तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, है ना, क्रॉप्स जो है प्लस क्रॉप्स प्लस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप साथ लगाना, तो एग्री होटी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, द CN रेशो ऑफ द फार्म मैन्यूअर, F/M का CN रेशो क्या होता है। तो देखो F/M का CN रेशो होता है कितना, 30:1, ठीक है। आपको कहीं की किताबों के अंदर भी मिलेगा, ठीक है, 20:1 से लेके 30:1 ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये होता है नॉर्मल सोइल का, ठीक है, नॉर्मल सोइल का कितना CN रेशो होता है, तो 12:1, 10:1 होता है ह्यूमस का, किसका होता है, ह्यूमस का, है ना। और ये किसका होता है, स्ट्रो का, ये किसका होता है, याद रखना स्ट्रो का होता है। एक और पूछते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, पेपर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी पूछा जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है 4:1 से लेके 9:1, याद रखना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, PAR इन द ग्लोबल रेडिएशन, ग्लोबल रेडिएशन जो टोटल रेडिएशन आती है उसमें PAR का कितना प्रतिशत होता है। PR मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, PR का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, है ना, एक्टिव रेडिएशन। क्लियर है। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो है PAR, ये कितना परसेंट होता है, तो आंसर है 50%, ठीक है। ग्लोबल रेडिएशन में कितना होता है, 50% होता है। ये याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट रेडिएशन में कितना होता है, डायरेक्ट रेडिएशन में ये 42% होता है ना, PR इन डायरेक्ट रेडिएशन तो 42%, ठीक है। ग्लोबल रेडिएशन में आपको पूछा जाए तो 50%, और आपसे डिफ्यूज में पूछा जाए, ठीक है, डिफ्यूज रेडिएशन में तो कितना लगाता ना आपको 65%, ठीक है। ग्लोबल में 50%, डायरेक्ट में 42%, डिफ्यूज में 65%। और जो PR से एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि PR जो होता है किस वेवलेंथ पर काम करता है, फोटोसिंथेसिस पर, जो इसकी वेवलेंथ होती है वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर, इस पर काम करता है ना, इतनी वेवलेंथ पर काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी होती है, क्या टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, शुगर बीट, तो करेक्ट आंसर शुगर बीट। ये लगभग 9.5 pH पर भी ग्रो कर सकती है, हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती है। क्वेश्चन नंबर 23, डस्ट मल्चिंग इज कॉल्ड, डस्ट मल्चिंग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों डस्ट मल्चिंग को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं इंटर कल्टीवेशन। अब ये समझना डस्ट मल्चिंग क्या होती है, कि हम हार्वेस्ट क्या करते हैं, सोइंग की हमने क्रॉप ग्रो कर जाती है, ठीक है, सब हो गया। इसके बाद डस्ट मल्चिंग का मतलब होता है एक प्रकार से होइंग करना, क्या होता है, होइंग ऑपरेशन, है ना।
डस्ट मल्चिंग का मतलब होता है होइंग करना। अब होइंग एक प्रकार से क्या होता है, इंटर कल्टीवेशन होता है, इंटर कल्चर ऑपरेशन होता है, ठीक है। मतलब जर्मिनेशन के बाद को जो वीड्स को हम निकालते हैं, तो डस्ट मल्चिंग एक प्रकार से वीड निकालने की प्रोसेस होती है, होइंग प्रोसेस होती है, इसलिए क्या आंसर है, इंटर कल्टीवेशन आंसर है, ठीक है ना। ये सेकेंडरी टिलेज हो ही नहीं सकता, टिलेज तो सोइंग से पहले करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। ये तो कब करते हैं, सोइंग के बाद, जर्मिनेशन के बाद हम होइंग करते हैं, ये वाली प्रोसेस है, तो इसका आंसर है इंटर कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 23, द P2O5 है ना, P2O5 कंटेंट इन बेसिक स्लैग। बेसिक स्लैग के अंदर, ठीक है, बेसिक स्लैग क्या होता है, एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है, सिट्रस और वाटर इंसोल्यूबल क्या होता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, P2O5% कितना होता है, 14%। ये जनरली होता है 14 से लेके 18%, याद रखना, ठीक है। बेसिक स्लैग क्या होता है, एक स्टील इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट होता है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजर सुटेड फॉर द सबमर्ज्ड सोइल। ठीक है, हम जनरली राइस की खेती करते हैं, आपने देखा होगा राइस का जो कल्टीवेशन करते हैं पैडी का सबमर्ज्ड सोइल के अंदर करते हैं, तो कौन सा फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, एमाइड फर्टिलाइजर, अमोनिकल और नाइट्रेट। तो सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर किस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, अमोनिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हम जनरली किस जोन में डालते हैं, यहाँ पर 2 जोन बनते हैं, तो इसको हम डालते हैं रिड्यूस जोन के अंदर। किसके अंदर, रिड्यूस जोन के अंदर डाला जाता है। और जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं उनको ऑक्सीडाइज जोन में, इनको किस में डालते हैं, उनको ऑक्सीडाइज जोन में डाला जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज जोन के अंदर इनको डाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कन्वेनुलस अर्वेंसिस इज प्रोपेगेटेड बाई। ठीक है, एक इंपोर्टेंट वीड होता है ना, कन्वेनुलस अर्वेंसिस एक इंपोर्टेंट वीड है जिसको हम हिरणखुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम हिरणखुरी कहते हैं। ये वीट के अंदर लगता है, गेहूं का एक इंपोर्टेंट वीड है ना, किसका, वीट का, याद रखना। अब ये किससे प्रोपेगेशन होता है, मतलब किससे रिप्रोडक्शन करता है, तो आंसर है रूट्स के द्वारा। किससे करता है, इसका जो प्रोपेगेशन होता है वो रूट्स के द्वारा होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि ये वीड का किस टाइप का वीड है, तो याद रखना ये गेहूं का ऑब्जेक्शनल वीड है ना। क्या है, ऑब्जेक्शनल वीड। ठीक है, कैसा है, ये वीट का ऑब्जेक्शनल वीड होता है, आपत्तिजनक खरपतवार होता है। इसका मतलब होता है अगर इसके सीड्स जो होते हैं अगर वीट के सीड के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्लांट की जो हाइट होती है गेहूं के प्लांट की हाइट के बराबर होती है। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम इसकी भी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो इसके सीड इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, उनको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है लैंटाना कैमरा बिलोंग्स टू विच फैमिली। लैंटाना कैमरा भी एक इंपॉर्टेंट वीड है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है जरायन। क्या कहते हैं इसको, हम जरायन कहते हैं। तो ये किस फैमिली में आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आती है वर्बिनेसी फैमिली, है ना, वर्बिनेसी फैमिली के अंतर्गत ये आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, एनाल्जेसिस अर्वेंसिस, ये भी इंपॉर्टेंट वीड है, एनाल्जेसिस अर्वेंसिस, जिसको हम बोलते हैं कृष्ण नील, है ना, कृष्ण नील। ठीक है, या स्कारलेट पिंपरिल, स्कारलेट पिंपरिल इसको बोला जाता है ना। ये किस फैमिली के अंदर आता है, तो याद रखना किस फैमिली में आता है, प्राइमुलेसी फैमिली। किस फैमिली में आता है, प्राइमुलेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉस फ्लोइंग। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉस फ्लोइंग द यंग क्रॉप ऑफ राइस रिड्यूस द वीड्स एंड वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द क्रॉप इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बुशनिंग कहते हैं। बुशनिंग क्या होता है कि हम क्रॉप की प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग के बाद क्या करते हैं, मतलब जर्मिनेशन हो गया, ट्रांसप्लांटिंग हो गई, ट्रांसप्लांटिंग के बाद क्या करोगे आप, क्या करते हैं, क्रॉस फ्लोइंग करते हैं ना। हमको क्या करना है, वीड को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस फ्लोइंग की जाती है। क्या करते हैं, वीड को कंट्रोल करने के लिए क्रॉस फ्लोइंग प्रोसेस की जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, बुशनिंग कहते हैं। आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग जर्मिनेशन होने के बाद ये सारे काम करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वीट को कम करने के लिए, प्लांट पॉपुलेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए बुशनिंग की जाती है। एक इंपॉर्टेंट सिस्टम यहाँ पर ब्राउन मैन्योरिंग क्या है। ठीक है, देखो ब्राउन मैन्योरिंग राइस के अंदर ही करते हैं। क्या करते हैं, हम राइस की जो सोइंग करते हैं, राइस की सोइंग के साथ ही अपन क्या करते थे, यहाँ पर जो ढांचा है ना, ढांचा, जो ढांचा होता है तो ढांचा को भी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ढांचा 30 से 35 दिन बाद क्या करते हैं, ढांचा को काट दिया जाता है। 30, ये ढांचा एक ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है। ठीक है, ये क्या है, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है ना। तो ढांचा को क्या कर देते हैं, हम कट कर देते हैं 30 से 35 दिन बाद, और उसको सोइल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब इससे पहले लगाया जाता है, इसको सोइल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है पडलिंग करते समय। जिससे क्या होता है, जब नाइट्रोजन, ये इसने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया तो ये नाइट्रोजन जो है इस फील्ड के अंदर चली आएगी और राइस को अवेलेबल होगी, तो ये ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं। ठीक है, टोंगिया सिस्टम जो होता है एक प्रकार का एग्रो फॉरेस्ट्री होता है ना,
एक प्रकार का क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है ना, ये एक प्रकार का एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। टोंगा सिस्टम एक प्रकार से है क्या, देखो कि हमने जंगल लगाना चालू किया, हमने प्लांटेशन चालू किया ना, हमने क्या किया, प्लांटेशन की, किसकी, ट्री की, है ना, हमने पेड़ लगाए। अब पेड़ पास पास तो लगाते नहीं, दूर दूर लगाते हैं ऐसे। अब पेड़ एक साल में तो बड़ा हो नहीं जाएगा, एक साल में तो बड़ा हो नहीं जाएगा, टाइम लगेगा। जब तक टाइम लगेगा तब तक हम इसके बीच में क्या कर सकते हैं, क्रॉप ले सकते हैं, क्रॉप का कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं टोंगा सिस्टम, कि हम प्लांटेशन के बाद जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, तो इस बीच में हम क्रॉप ले सकते हैं। इसको बोलते हैं टोंगा सिस्टम, एग्रो फॉरेस्ट्री का सिस्टम है। इसका बाद पडलिंग तो आप जानती हो, ठीक है, कीचड़ मचाना होता है। क्या करते हैं हम यहाँ पर विद जो सोइल एग्रीगेट्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है, ठीक है, एक इम्परवियस लेयर बनाई जाती है ताकि यहाँ पर डीप पर्कुलेशन को रोका जा सके, लीचिंग को रोका जा सके। तो राइस के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच हर्बिसाइड इज द कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन रेसिडुअल इन नेचर, ठीक है, क्या आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि कॉन्टैक्ट और नॉन रेसिडुअल। अब कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या होते हैं कि मतलब जहाँ पर हमने स्प्रे किया, लीव्स की जिस सतह पर, जिस सरफेस पर जाके वो टच हुआ है, बूंद जाके वहाँ गिरी है, सिर्फ वहीं पर काम करेगा, उसी एरिया की सेल्स को मारेगा। कॉन्टैक्टर्स को कहते हैं। सिस्टम में क्या होता है कि पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट है, जहाँ भी हमने स्प्रे किया वो पूरे प्लांट के अंदर फैल जाएगा, वो सिस्टम में क्या होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है। और एक नॉन रेसिडुअल का मतलब होता है कि हमने स्प्रे करने के बाद इसका जो असर होता है सोइल के अंदर, क्या वो रहता है या फिर वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है पैराक्यूट। क्या आंसर है, पैराक्यूट, याद रखना ना। ग्लाइफोसेट इसलिए आंसर नहीं है, देखो ग्लाइफोसेट एक सिस्टमिक है, क्या है, सिस्टमिक है और नॉन रेसिडुअल है तो सिस्टमिक और नॉन रेसिडुअल है, ठीक है। और बाकी ये दोनों क्या है, ये तो सिस्टमिक है, ये क्या है, सिस्टमिक और रेसिडुअल, ये सिस्टमिक और रेसिडुअल है। तो यहाँ पर पूछा गया था कॉन्टैक्ट और नॉन रेसिडुअल, तो इसका करेक्ट आंसर है पैराक्यूट। आई होप आपको 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे। मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि हर क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है उनका अच्छे से अच्छे आपको समझा पाऊँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखना। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई भी कोर्सेज लेना है एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।